हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ देखेंगे कि PT 365 का सेकंड पार्ट, और इससे पहले कंप्लीट हो चुका था। आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया जाता है, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने बताए थे कि इनसे इस बार क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। एक बार ये देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने मूल ढांचे का सिद्धांत की बात कही थी, जो केशवानंद भारती केस में आया था। और फिर जिला न्यायालय की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट जज जिले में सबसे बड़ा होता है। आर्टिकल 370 की बात की है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज़ ठहराया है, इसके निरसन को, ठीक है। और ये दिल्ली के लिए, दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो बनाया है उसके लिए एक्ट आया था। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन आया था, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आया था कि व्यक्तित्व अधिकार होते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स, और हेट स्पीच और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का आया है, ठीक है। नरसिम्हा राव की सरकार थी इस समय। और फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आजकल देखेंगे आप, संसद में जो बहस चलती रहती है, तो आजकल मोदी सरकार के खिलाफ एक बारी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो 2.1 में देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा जाएगा। और फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर ऑफ लॉ मेकर्स, ठीक है। तो यानी कि संसदीय विशेषाधिकार देखे जाएंगे। फिर और नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लोजन ऑफ लॉ मेकर्स, यानी कि विधि निर्माताओं को निष्कासन कैसे किया जा रहा है। और फिर दल बदल विरोधी अधिनियम आ जाता है, जो कि 10th शेड्यूल से आता है, 1985 में जोड़ा गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी भी। और नेक्स्ट आएगा फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और फिर उसके बाद आएगा संसद का सचिवालय। और फिर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट टॉपिक होगा पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति। और नेक्स्ट होगा शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण। एंड नेक्स्ट होगा पंचायत उपबंध और अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो आज के में लगभग यही 8 टॉपिक रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा यहाँ पढ़ाने का मतलब, बताने का, ये समझाने का मतलब, ये कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी कोचिंग का कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं। बस ये जस्ट पढ़ाने मतलब समझने के लिए कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आया अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले भी अविश्वास प्रस्ताव पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ना पहले भी करंट अफेयर पढ़ने से पहले उस टॉपिक्स को देख लीजिए कि भाई PYQ में कैसे प्रस्ताव पूछे गए हैं। अब जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव क्या संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी बातें ये पूछा जाता है, ठीक है। या जैसे अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो जल्दी से बात करते हैं। और साथ में इसी के एक और पढ़ने का तरीका होता है कि साथ में जैसे निंदा प्रस्ताव है, ये सब देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी यहाँ मैंने लिखा हुआ है निंदा प्रस्ताव है, अगर इसे सदन में लाया जाता है। देखो, इसे क्या है कि एक मंत्री या अन्य मंत्री, यानी कि एक मंत्री या मंत्री के समूह के प्रति खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार इसमें गिरती नहीं है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव के लिए आपको आधार बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए आपको आधार बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। छोटी सी जानकारी है, एंग्लो इंडियन का NCS आयोग जो है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये इसको दे दिया है कि भाई इनसे कोई रिलेटेड वाद होता है, ठीक है, वो इसके पास जा सकते हैं। ये अदर जानकारी थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये कैसा प्रस्ताव है? एक विधायी प्रस्ताव है, इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। और कौन लेके आता है? इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकता है। यानी कि कौन? विपक्ष की सरकार पार्टी लेके आएगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। यानी कि कुल मिला के इस लाइन का कहने का मतलब है कि सरकार वही रहेगी सदन में जो बहुमत जिसके पास रहता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, जैसे कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, ठीक है। तो और ऐसा देखो, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये बात कह दी है, ठीक है। और उस सदन में किसी सांसद, यानी कि कोई भी सांसद उसे ला सकता है। अब यहाँ पर आप ये लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओ कि भाई क्या सरकार का ही कोई सांसद ला सकता है, तो जनरल बात है, ठीक है।
तो विपक्ष के ही अधिकतर लेके आते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके बारे में संवैधानिक जो क्षेत्र लोकसभा के कार्य संचालन नियम में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 75(3) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, और राज्य स्तर पर 164 सब क्लॉज 2 में ये प्रावधान है। ठीक है, कि विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही है। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाता है लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालनों के नियम संख्या 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये संविधान में प्रावधान नहीं है, ये लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में दिए गए हैं। ठीक है, ये 198 में कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना चाहिए लोकसभा के नियमों में दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, इसके लिए कोई आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषण की बात करते हैं तो जब सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है, पहले इसका एक प्रक्रिया होगी, पहले प्रस्ताव को दिया जाएगा कि भाई जो सभापति हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनको दिया जाएगा कि भाई हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। तो जब तक वहाँ से सीट से परमिशन नहीं मिल जाती है, तब तक उसके प्रति कोई भाषण वगैरह नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा नया प्रस्ताव, यानी कि एक जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर सदन उसे अस्वीकार कर दे, यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी कि एक सत्र चल रहा है, सत्र में एक बार प्रस्ताव भाई अस्वीकार कर दिया जाता है तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो आपके लिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, सत्र, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सत्र जो शब्द है इसका। ठीक है, जबकि संविधान में एक शब्द किया गया, मैक्सिमम 6 माह के अंतराल पर संसद चाहे पूरे वर्ष तक भी, यानी कि संसद क्या है 6 माह करके, 6 माह से अधिकतम गैप नहीं होगा। इसी से एक फैक्ट निकल जाता है कि कम से कम 2 सत्र तो सरकार करेगी संसद। ठीक है, लेकिन संसद चाहे तो पूरे साल भी लगातार कंटिन्यू रख सकती है, ये भी इसमें से है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को सामान्य प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। इसमें जैसे विपक्ष के दल के नेता द्वारा लाया जाएगा, फिर उसको प्रस्ताव सही है या नहीं उसका परीक्षण किया जाएगा, फिर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता है। अनुमति के बाद में अगर प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है, उसमें कम से कम कितने 50 सदस्य की आवश्यकता होती है, तो यानी कि मिनिमम कितने 50 सदस्यों की ज़रूरत होती है इसे लाने अनुमति देने के लिए। और फिर है कि तारीख के 10 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, यानी कि अध्यक्ष की अनुमति मिल गई, उसके 10 दिन के भीतर भाई इस पे चर्चा कर लो, तो आपको अविश्वास प्रस्ताव क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार ये देख लेना अब तक कौन कौन सी सरकार के खिलाफ लाया जा चुका है, कौन कौन सी सरकार गिरी है। तो नेक्स्ट है 2.2 कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। ठीक है, तो विशेषाधिकार क्या होते हैं, तो विशेषाधिकार जो भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेगा उसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे कि महान्यायवादी भी भाग लेते हैं, संसदीय समितियों को भी, यानी कि संसदीय समितियां भी भाग लेती है, तो आपको ऐसे ही कौन हो जाता है, जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो ऐसे ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछ सकती है, तो यहाँ से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो इसी के बारे में आप नॉलेज देख लेना। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है ये पे। ठीक है, शायद 147, हाँ मे बी 147 तक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये एक बार चेक कर लेना यार, इस पर डाउट है। ठीक है, 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, बाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार कीजिए। देखिए पीठ के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, डिवीज़न बेंच होती है। ठीक है, अभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही है, तो 2 तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, इस पे बात करते हैं पहले। तो एक होते हैं कलेक्टिव, यानी कि सामूहिक रूप से होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, यानी कि पर्सनल व्यक्ति को भी मिले होते हैं। तो यानी कि जो एक, जैसे कि मान लीजिए संसद चल रही है और कोई सीक्रेट बैठक चल रही है और कुछ विजिटर्स आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, तो संसद चाहे तो सीक्रेट बैठक में क्या नाम है, इसमें जो है उनको व्यक्तियों को बाहर निकाल जा सकती है, जैसे स्ट्रेंजर्स को बाहर निकालने की बात हो रही है। ठीक है, उसको अपनी ऑन प्रोसीजर को चलाने के लिए रूल्स बना सकती है, ये हैं। ठीक है, मेंबर को पनिश कर सकती है, पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि अवमानना करने के लिए। ठीक है, पनिश कर सकती है मेंबर्स या बाहर के जो लोग आते हैं। ठीक है, और इसके पास एक अधिकार है, राइट टू रिसीव ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन एंड ऑफ अ मेंबर। ठीक है, तो ये किसी के जो कोई मेंबर है उसे अरेस्ट या डिटेन करने के से रिलेटेड
इंक्वायरी ऑफ मतलब क्या कहना जानकारी सूचना प्राप्त कर सकती है। ठीक है, बाकी ये सब लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, नो मेंबर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स कैन बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफिसर, बिना परमिशन और जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसकी परमिशन के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सामूहिक अधिकार आते हैं। इंडिविजुअल में आते हैं कि जैसे कि कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 days बिफोर आफ्टर प्रिविलेज नॉट बी अवेलेबल इन क्रिमिनल केस। ठीक है, तो क्रिमिनल केस जो होंगे उसमें ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा, बाकी जो सिविल हैं उसमें मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है। ठीक है, और एक्सटेम्प्ट फ्रॉम जूरी सर्विस, देखो कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस टू अपीयर एज अ विटनेस ऑफ पेंडिंग केस। ठीक है, जब सेशन चल रहा हो तो पेंडिंग केस में विटनेस के रूप में नहीं जा सकता। अब ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो ज़्यादा की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह, रिश्वत वगैरह। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 105(2) में दिया गया है और 194(2) के सांसद और व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संबंध में विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत में दिए गए के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण प्राप्त करती है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ से इन्हें प्रिविलेज मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है। ठीक है, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। संसदीय विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए क्या तर्क दिया जाता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जैसे कि किसी कानून के डर के खिलाफ वो समाज की बात को अपने पटल पर रख सकते हैं। ठीक है, संसदीय सत्रों को सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ठीक है, सत्रों में सांसद, अब भाई डर लग रहा है सांसद को कि यार कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तो उन सब से यानी कि भाई सदन में सबकी उपस्थिति रहे, इसलिए भी है। ठीक है, दोनों सदनों में स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज, यानी कि ठीक है वो स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज करा सके, विधायिका के अधिकार व गरिमा को बनाए रखने, ये भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये सब मैं बता दिया हूँ पहले संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में, जैसे कि विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है या कानून निर्माताओं विधायी कर्तव्य के दौरान किए गए कृत्यों, दिए गए बयानों और सिविल दंडनीय दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि इसका कहने का मतलब है भाई कोई एक्ट बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, अब लोग तरह तरह की बहस करेंगे ना, उस समय कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली जा सकती हैं जो कि सदन या फिर समाज की मर्यादा के खिलाफ रहें थोड़ा सा, तो उन सब चीज़ों के प्रति भी उन्हें छूट दी गई है। भाई तुम कह सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है रखने का, तो वो सबकी बातें यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। तो ये वाला फैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि संसद ने अभी भी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और है कि केवल संसद ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या नहीं, यानी कि अगर सदन की अवमानना है तो उसको केवल संसद को ही अधिकार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर और एक ये देख लेते हैं साथ में, विशेषाधिकार समिति जो होती है, लोकसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं, लोकसभा में इसमें 15 होते हैं, राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं। कैसी होती है, अर्ध न्यायिक होती है। ठीक है, तो क्वैसी जुडिशियल होती हैं, आप इनको देख लेना। जैसे कि इसमें क्वैसी जुडिशियल में, अर्ध न्यायिक में NHRC आता है, CIC आता है, NGT आता है, सेट आता है, ITAT आता है, और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन भी इसमें आता है। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, इससे UPSC में आपकी बार क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहाँ पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, आप इस तरह के वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो ये अर्ध न्यायिक है। तो बाकी आप यहाँ पर बाकी अर्ध न्यायिक में आप कौन कौन सी यहाँ पर देख लेंगे। देखो NHRC इसमें आता है। ठीक है, CIC इसमें आता है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है, और सेबी से रिलेटेड जो है, सेबी के लिए जो होता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें आता है, इन्फॉर्मेशन टैक्स, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें आता है। दूसरा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये भी अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, ये इसमें अब कई बार UPSC के ऑप्शन में थी। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी बात करता है कि ये संवैधानिक प्रावधान कहाँ गए हैं विशेषाधिकारों के, संवैधानिक प्रावधान का आर्टिकल 105 है, 10194 दिया गया है, आर्टिकल 105 टू 194 सब क्लॉज 2। ठीक है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, ये सब दिए गए हैं। ठीक है,
देखो अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने की, सभी अधिकारों को भाई संहिताबद्ध क्यों नहीं किया है, क्योंकि संसद की शक्ति कम हो सकती है। अगर संहिताबद्ध कर देंगे तो लोग फिक्स ही बोलेंगे कि फिर तो कोई भी जाके मान लो संहिताबद्ध कर दिया तो कोर्ट में जा सकता है मामला कि भाई इस संहिता में या जैसे कि इस जो आपने नियम बनाए इसमें ये नहीं लिखा है और आपके सदस्य ने ये बोला है, तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से ठीक है इसको दूर रखा गया है, संहिताबद्ध नहीं करते हैं। आर्टिकल 122 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर ठीक है, जैसे न्यायपालिका प्रक्रिया कथित तौर पर अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकती है कथित अनियमितता के आधार पर। ठीक है, अब संसद द्वारा कुछ बनाए गए कानून हैं जिन पर ज़रूरत है इन्हें देखने की। ठीक है, तो जैसे गिरफ्तारी पर रोक है 40 दिन से पहले, ये मैं पहले ही बताऊँ 40 दिन से पहले, और 40 दिन के बाद व्यक्तित्व अधिकार दिया गया है ये। ठीक है, दीवानी मामलों तक ही सीमित है, लेकिन आपराधिक मामलों में से छूट नहीं दी गई है, बताया है। दोनों सदनों के नियम हैं, प्रक्रिया के नियम और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकारों की भी ये बात करते हैं। ठीक है, दूसरा अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार दिया गया है दोनों सदनों के नियम, यानी कि जो सामूहिक विशेषाधिकार है। आप जो ऊपर आपको एक ये दिखाया था जो इनोग्राफिक मैंने ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आप ये चाहो तो गूगल से भी इमेजेस से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसकी पिक्चर इसमें साफ नहीं आ रही होगी, तो बस अब तीसरा पर देख लेते हैं कि सदन की अवमानना क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, संसद में बस ये ज़रूरी है कि एकमात्र प्राधिकारी है जो सदन की अवमानना हुई है नहीं। ठीक है, तो संसद ही ये सुनिश्चित करेगी भाई कि अवमानना हुई है मेरी या नहीं हुई है। ठीक है, तो बाकी कोई और अधिकारी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने कि सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत, जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र की अवधि तक सीमित होती है। ठीक है, तो इसको हिरासत और जेल भेजने की अवधि यानी कि समय पीरियड जो हो गया, और सदन के सत्र की अवधि तक ही सीमित होती है। एंड सेकंड हो गया कि सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बारी, पढ़ लेना। और तीसरा है कि विधि निर्माताओं का निष्कासन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे कि हाल ही में लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण स्वीकार करने के आरोप में सदन से निष्कासित किया गया। ठीक है, उपहार नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं आचार समिति की। आचार समिति क्या है, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर हम पहले बात करेंगे आचार समिति की। तो इन्होंने यहाँ साइड में ये दे रखा है बॉक्स, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने, राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सभापति जो है उन्हें नामित करता है, जबकि लोकसभा में ये तदर्थ होती है। देखिए यहाँ राज्यसभा में ये स्थायी होती है, आचार समिति वहाँ स्थायी होती है, जबकि लोकसभा में ये कैसी होती है, तदर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका काम बनता है जो तदर्थ समितियाँ हैं उन्हें देख लेना, और जो स्थायी समितियाँ हैं उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो स्थायी समिति नामित होती है। ठीक है, तदर्थ होती है। अब इसके देखो अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में इसमें। ठीक है, वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और कार्य क्या है, अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी सदस्य के नैतिक आचरण, यानी कि किसी सदस्य की जांच करवाना है, उसके खिलाफ शिकायत हुई है तो उसकी जांच करवाने के लिए कुछ सिफारिशें देगी। आचार संहिता में संशोधन का सुझाव दे सकती है। लोकसभा में पहली आचार समिति जो थी 2000 में बनी थी, और राज्यसभा में 1997 में गठन किया गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ निष्कासन से संबंध लिखा हुआ है। तो ये लोकसभा से एच.जी. मुदगल का निष्कासन हुआ था, 1976 में सुब्रमण्यम का निष्कासन हुआ, 1977 में इंदिरा गांधी का भी निष्कासन हुआ था, 2005 में 11 सांसद थे उनको निष्कासित किया गया, और 2006 में विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया गया। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो निष्कासन का संवैधानिक आधार क्या होगा, तो प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि अब स्टेटमेंट बन सकता है कि भाई सांसद को या किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, नहीं, यहाँ पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी हमेशा आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, और सांसदों के निलंबन एवं निष्कासन के कानूनी आधार क्या क्या हैं, तो उनके लिए सदन का जो पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में तो सभापति, किसी भी सदस्य को सदन के बाहर जाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा किसी भी सदस्य को। ठीक है,
क्योंकि उन्हें जो है सदन की जो है कार्यवाही को सुनिश्चित तरीके से चलाने की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो उसे लगे कि भाई ये सदस्य को बाहर भेजा जाए, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, इसलिए भाई इसको निकालो बाहर, तो उस तरह की भी कार्यवाही कर सकते हैं अध्यक्ष और सभापति। तो अब यहाँ देख लेना अध्यक्ष का पद और सभापति का पद देख लेना, थोड़ा सा ज़रूरी होगा। अत्यधिक कदाचार यानी कि सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु, यानी कि सदस्यता से अयोग्य, जो अयोग्य व्यक्ति हैं जो कि अत्यधिक कदाचार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें खड़ी करते हैं, तो उनको निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के निलंबन से संबंधित प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि नियम 373, 74, 74 है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर राज्यसभा से रिलेटेड जैसे आ जाता है 255, 256, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे 373 कहता है उस दिन की बैठक के लिए, यानी कि जिस दिन चल रही है उसी दिन उसको एक दिन के लिए निकाल दिया, ये बात करता है। ठीक है, सदस्य को शेष काल तक के इसलिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सत्र का जो शेष काल बचा हुआ उसके लिए निलंबित किया जा सकता है। या फिर नियम 374 क्या कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नाम लिए जाने पर वह लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि, यानी कि जो भी कम हो, से स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर सदस्य अध्यक्ष जो है नाम ले लें तो जो 5 लोकसभा की आने वाली जो 5 बैठकें हैं या जो सत्र की आगे की अवधि बची हुई है, देखिए सत्र और बैठकों में फ़र्क होता है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो उसके लिए निलंबित स्वतः ही हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और राज्यसभा में क्या है, अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत बाहर जाने का निर्देश दिया जा सकता है, सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो लोकसभा के विपरीत राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राज्यसभा में क्या प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, जबकि लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा है स्वतः निलंबित हो जाता है। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई, राज्यसभा में जो समिति होती है, आचार समिति, वो स्थायी होती है, जबकि लोकसभा में वो तदर्थ होती है। ठीक है, और यहाँ पर लोग राज्यसभा में आपको प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्टिकल 122 आपको पहले भी पढ़ा है कि न्यायपालिका प्रक्रिया कथित तौर पर अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती। हालांकि न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया। उदाहरण के लिए राजा रामपाल वाद, न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह की कार्रवाइयाँ न्यायिक दायरे के जांच के दायरे में आती हैं। तो देखिए उन्होंने कह दिया कि भाई अगर कुछ ऐसा हो कई बार कि भाई सरकार का ही व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष होता है और वो लगे कि विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंकना है, तो धीरे धीरे करके बाहर फेंक दे कोई भी गलत तथ्यों के आधार पर, तो इस बेस पे भाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम भाई न्यायिक जाँच की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाता है कि निष्कासन अयोग्यता एक समान नहीं। देखो निष्कासन और अयोग्यता एक समान नहीं है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो आ जाता है ये पढ़ लेना 1951 की धारा में। देखिए ये कहता है कि 2 या 2 वर्ष से अधिक की कारावास की अगर सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि दोषी ठहराए जाने पर, अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहरा दिया जाता है यानी कि सदस्य संसद का, तो 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सज़ा की 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि अगर कोई दोषी हुआ तो उसे 2 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए, यानी कि 2 वर्ष का अगर कारावास हो गया प्लस में 6 वर्ष का भाई साहब को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा, दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये 6 वर्ष होंगे। देखो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को सजा की पूरी किए जाने की तिथि से अलग, हाँ ठीक है, ये 2 + 6 हो गया, यानी कि 8 वर्ष हो गया। ठीक है, और 10वीं अनुसूची दे देती है दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराते हैं। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 102(1) और 191 में कुछ शर्तें हैं जो सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी सदस्य अयोग्य कब हो जाएगा, अगर वह कोई लाभ का पद धारण कर लेता है। ठीक है, कोई मानसिक रूप से विकृत है या अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है। ठीक है, कोई अनुनोचित दिवालिया हो जाता है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये सब चीज़ें आधार हैं। तो ये देख लेना कि भाई सदस्यों को अयोग्यता के आधार क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें
थोड़े से ये भी चीज़ है कि भाई किस वे में अयोग्य जैसे दल है वो किस तरह से अयोग्य नहीं रहता है, जैसे दल बदल विरोधी अधिनियम है। तो ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आया था। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के इलेक्शन पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। देखिए ये ध्यान रखिए, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ अपवाद दिए गए हैं, मैंने यहाँ अपवाद पहले लिख दिए कि जब किसी एक पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाते तो वो दल बदल अधिनियम के तहत नहीं आएगी। अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति होता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो भी नहीं, लेकिन अगर कोई मनोनीत व्यक्ति है, अगर वो 6 महीने के बाद यानी कि जैसे चुनाव हुआ जनवरी में और वो जुलाई तक तो किसी अन्य दल में जा सकता है, लेकिन जुलाई के बाद अगर वो किसी अन्य दल में जाएगा तो फिर वो क्या कहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्यों चर्चा में है, सुर्खी यहाँ पहले लिख रखी है। महाराष्ट्र में दल बदल विरोधी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे 10वीं अनुसूची की पहले इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो किहोतो होलोहान बनाम जयचिल्लू ने अरण्यवाद में 1992 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो आप ये ध्यान रखिए, मान लो स्पीकर, अब ये कौन तय करेगा, अध्यक्ष, जैसे यहाँ लिखा ना अध्यक्ष ने ये अस्वीकार कर दिया यानी कि खारिज कर दी है महाराष्ट्र विधानसभा की। ठीक है, तो अगर जो स्पीकर ये निर्णय दे देता है भाई इस व्यक्ति को दल बदल के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो जो निर्णय होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, क्योंकि एक तरह का न्यायिक निर्णय है दिया जाता है। तो ये किहोतो होलोहान बनाम जयचिल्लू बाद में आया था 1992 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक नेक्स्ट है कि कीसम चंद्र, ये को केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मणिपुर विधानसभा के 10 अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो 2020 में ये निर्णय है कि भाई अगर कोई अयोग्य व्यक्ति को ठहराना तो उसे 3 महीने के भीतर में निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये पढ़ लेना, ये आपको बता दिया। निर्णय कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। अयोग्यता के आधार क्या क्या होंगे, अगर अब देखो ये पॉलिटी का आपने इसमें बेसिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कोई सदस्य अब अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे दल में चला जाता है, ठीक है, तो सदस्यता छोड़ देता है, तब कोई सदस्य उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा दल। ठीक है, या जैसे उसके राजनीतिक दल ने कुछ निर्देश दिए, अपने निर्देश के विपरीत उसने कोई वोट दे दी, या दल की पूर्व अनुमति के प्राप्त किए बिना मतदान कर दिया, या मतदान से अनुपस्थित रहा। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आया ही नहीं मतदान करने के लिए, तो भी इस कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर भाई उसे माफ़ नहीं किया जाना है। ठीक है, यानी 15 दिनों के भीतर भाई फैसला करो जो भी है। निर्दलीय सदस्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। कोई निर्दलीय, यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय आप जीत के आओगे तो ये नहीं है कि आप कोई भी राजनीतिक दल कर लोगे। तो मनोनीत सदस्य मैं बता चुका हूँ 6 महीने के भीतर। ठीक है, और दल बदल के अपवाद वही है कि 2/3 सदस्य कहीं आप दूसरे उसमें चले जाएं, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 2/3 सदस्य अगर दल में चले जाते हैं किसी दूसरे में तो भी। ठीक है, यदि कोई सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वो अपना दल से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन पद छोड़ने पर फिर से उसी दल में शामिल हो सकता है। तो इसमें उनके लिए जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं उनके लिए इनसे छूट दी गई है। ठीक है, निर्णय समय सीमा निर्धारित करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। पीठासीन अधिकारी यानी कि उनकी विवेक पर निर्भर करता है कब करना है। ठीक है, तो इनके लिए कोई समय नहीं है। और नेक्स्ट हो जाता है विहिप क्या होती है। तो दल बदल जो विरोधी कानून का जो नियम संख्या 2 है उसमें दिया गया है कि विहिप और नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है। यानी कि संसद की भाषा में विहिप का तात्पर्य क्या है, यानी कि दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश होता है। तो विहिप क्या होती है, लिखित आदेश होता है। ठीक है, कुल मिला के यही है कि भाई इधर से देखें तो मोदी जी और क्या कहते हैं अमित शाह जी कोई निर्देश दे सकते हैं अपने दल के सदस्यों को, लेकिन वो लिखित निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के निर्देश को जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को भी विहिप या सचेतक कहा जाता है। ठीक है, तो उसको विहिप हिंदी में से सचेतक कहते हैं, कहा जाता है। निर्देश जो जारी करने के लिए जो दल का एक अधिकृत व्यक्ति है उसे सचेतक कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये ढूंढने मत लग जाना कि कौन से दल का कौन सा सचेतक है, ये ज़रूरत नहीं है। भारत में विहिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में मिली है। ठीक है, यानी कि क्या है, विहिप के माध्यम से दल के आदेशों का पालन करना होता है, यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, तब तक थोड़ा सा पढ़िए।
मैं भी पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सा आज का चैप्टर लंबा हो सकता है यार ये कला। तो नेक्स्ट चलता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति कहाँ से अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ध्यान रखें 1 2 3, और गवर्नर कब कर सकता है, राज्यपाल 2 1 3। तो यही कि भाई इस 2 को उठा के आगे रख दो, हो गया, याद कर लो, ठीक है। अध्यादेश कैसे जारी किया, 1 2 3 2 1 3, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक रिपोर्ट है, उसमें देखा, मतलब एक तरह से विश्लेषण किया गया है, तो उसमें पता चला है कि भाई 2019 के बाद में अध्यादेशों की संख्या में गिरावट आई है, ठीक है। और 2022 से लेकर अब तक कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, 59 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। इसका मतलब क्या है कि जिनकी जब भाई पहली सरकारें क्या कर रही थी, कि अध्यादेश पे ही चला रही थी सरकार को, कि अध्यादेश जारी करते जाओ, चलाते जाओ, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये कब होता है, जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं, तो उसे अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि कैसे, इसमें क्या लिखा है, केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून अगर बनाती हैं तो अध्यादेश कह दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र, यानी कि जहाँ केवल विधानसभा है वहाँ केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अध्यादेश मतलब क्या, एक अस्थायी प्रावधान होता है, ठीक है। जब इनका कहने का मतलब कुल मिला के तभी होता है जब संसद सत्र में नहीं चल रही होती है, सत्र में नहीं होती है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने के प्रावधान कहाँ है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी अध्यादेश जारी करने के प्रावधान दिए गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 था, वहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। 61, 1909 और 1935, ये याद कर लेना, कुछ पूछ ले कहीं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ न्यायिक निर्णय दिए गए हैं कोर्ट ने। तो आर.सी. कूपर बनाम भारत संघवाद है 1970 का, इसमें क्या कह दिया है, तो राष्ट्रपति के इस फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, यानी कि भाई तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं और तुम अध्यादेश लेके आ रहे हो, तो इस आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा के से बचने के लिए पारित किया गया है तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। कहने का मतलब देखो यार, अध्यादेश समझो कि भाई सदन सत्र में नहीं है और उस समय भाई सरकार, ऑब्वियसली यार प्रधानमंत्री बोल दें कि राष्ट्रपति को यार एक अध्यादेश लेके आ जाओ, अध्यादेश लाओ और भाई ये कानून बना दो, ठीक है। तो अब उनके मन में आई, हम सदन में अगर होंगे तो वहाँ विपक्ष चिल्लाएगा, बातें होंगी, देश देखेगा, दुनिया को पता चलेगा, तो हम नहीं वहाँ रहने दो, वहाँ से हम फालतू की चर्चा और बहस से बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इससे राष्ट्रपति से करवा लो भाई, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आर.सी. कूपर बनाम बाद में कह दिया कि भाई ये जो है इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, तो अगर इस आधार पर आपने ये बनाया है तो इसको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, डी.सी. वाधवा केस में कह दिया कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे लाया जा सकता है, ठीक है। और इसे कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है भाई वाद में कि भाई कानून बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि इसे विकल्प के रूप में यूज़ कर लो, ठीक है। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य में क्या कहा है कि आर्टिकल 123 जो है राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 थे राज्यपाल संतुष्टि या शक्ति का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट बन जाता है कि भाई अध्यादेश जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है, नहीं आता है, तो वो अधीन आता है। तो ये कृष्ण कुमार वाद में हुआ था 1994 में, ठीक है। तो ये आपको बता ही दिए हैं 100 यहाँ पर, ठीक है। आदेश जारी करने की शक्ति ये क्या है, अस्थायी प्रकृति की होती है। केवल अध्यादेश सदन के सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध है। देखो कुल मिला के बात ये है, देखिए संसद में क्या कहा है कि 6 माह, वो संविधान में 6 माह और 6 माह का अंतराल, 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में। कुल मिला के मान लीजिए एक सत्र खत्म हुआ और अभी संसद में पास हो गया, तो 6 माह के लिए तो ये अध्यादेश हो गया, प्लस में 6 सप्ताह और है, यानी कि दोबारा सदन बैठ जाएगा तो 6 सप्ताह के लिए और है। कुल मिला के आप इसको ऐसे लगा सकते हो कि ये 6 माह और 6 सप्ताह के लिए होता है, ठीक है। तो
आप इसको थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो 6 वीक और 6 माह यहाँ लिखना है यार, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो 2 यहाँ इस तरह से 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है, ठीक है। और दूसरा है इसमें कि बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा, यानी कि अलग अलग तिथियों पर अगर सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों में से जो बाद की तिथि होगी अगर उसको माना जाएगा प्रभावी, ठीक है। और राष्ट्रीय राजपति यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले सकते हैं यदि दोनों सदनों ने इसे अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। देखो, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल इसे वापस ले सकता है, जब मर्जी ले ले भाई वापस, लेकिन क्या है कि अगर दोनों सदन अस्वीकार करके एक संकल्प पारित कर देते तो भी अध्यादेश समाप्त हो जाता है। जरूरी नहीं है कि भाई ये 6 माह तक चलेगा या 6 सप्ताह तक चलेगा, ठीक है। तो ये अस्थाई है, कोई फिक्स नहीं है। देखो, और यहाँ जो राज्य विधायिका के मामले की बात है तो इसे स्वीकार करने का संकल्प विधानसभा द्वारा पारित होता है। विधान परिषद तो इस पर सहमति देती है। विधान परिषद का ये समझ लो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वीपी सिंह का कोई रोल नहीं है भाई, ये समझ लो, ठीक है। वीएस तो विधानसभा का इसमें रोल माना जाता है। और उन्हीं मामलों में ला सकते हैं जहाँ पर, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि किन मामलों में ला सकते हैं, उन मामलों में ला सकते हैं जहाँ पर संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाने का अधिकार अगर रखती है तो उन्हीं में लाया जा सकता है, ठीक है। इनकी भी संवैधानिक सीमाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग कानूनों की संवैधानिक सीमाएं होती हैं, ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं है कि भाई राष्ट्रपति ने कह दिया भाई आज आर्टिकल 21 खत्म, तो ऐसा नहीं है भाई अध्यादेश के द्वारा आर्टिकल 21 खत्म किया जाएगा, नहीं। कोई विधि के द्वारा ही, जहाँ तक विधि काम करती है वहीं तक ही इसे देखा जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि किसी राज्य के राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने के लिए यदि वे समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, कोई कानून राज्य विधानमंडल बना रहा है और ऐसा कानून है जिसे कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए भाई मुझे दिखाना जरूरी है, राज्यपाल कह रहे हैं, तो वैसे के लिए ये नहीं है कि भाई वो कानून वो अध्यादेश जारी कर दे, नहीं, उसके लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी, ठीक है। सेकंड होगा समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक, वही बात कह रहा है वहाँ के, ठीक है। विधानमंडल कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना मान्य हो गया है, ठीक है। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। तो अब ये आ गया संसद का सचिवालय। सचिवालय क्या है, तो आर्टिकल 198 में परिभाषा दी गई है, 198 में, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी जैसे 75 साल पूरे हो गए तो संसद के दोनों सदनों के जो सचिवालय के हैं उनके प्रक्रिया परंपराओं को, विधायी ज्ञान को संरक्षक रहते हुए देखा जा रहा है। अब देखिए आर्टिकल 98 में क्या है कि प्रत्येक सदन का अलग एक सचिवालय स्टाफ होगा, ये बात कह रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है। सचिवालय के कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सचिवालय उपलब्ध सहायता उपलब्ध करवाना, वेतन भुगतानों का वेतन एवं अन्य भुगतान करना, संसदीय समितियों को सचिवालय सेवा प्रदान करना, ठीक है। महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देने के लिए कार्य करता है, अनुसंधान सामग्री, संदर्भ सामग्री वगैरह बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित करने के लिए, प्रतिदिन कार्यवाही को रिकॉर्ड करना, उन्हें प्रकाशित करना, ये सब कार्य उसके होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक एक नज़र में देख लेना। देखिए, और ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 187 में अनुच्छेद में दी गई है कि राज्य विधानमंडलों में सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए। राज्यसभा लोकसभा 19, देखिए राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी, ये जरूरी है, ठीक है। लोकसभा का जो सचिवालय उसे संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है और राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा के सचिवालय को, ठीक है। लेकिन 1954 में दोनों का नाम बदल दिया, राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया, ठीक है। अब दोनों सदनों के जो कार्यात्मक आधार के आधार पर इनको 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया, जैसे विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक, ठीक है, सबसे रिपोर्टिंग आदि, ये सब सेवाएं होती हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष हो और राज्यसभा का सभापति है नए पद सृजित कर सकता है सचिवालयों में, यानी कि अपने अपने सचिवालयों में नए पद ये बना सकता है। हालांकि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक है। यानी कि देखो यार, मान लो अगर
श्रेणी 3 और 4 के कोई पद बनाने हैं, जैसे चपरासी वगैरह के या कुछ और छोटे मोटे क्लर्क वर्ग के, तो वो सब ये लोकसभा का अध्यक्ष है जो सभापति है, वो तो राज्यसभा का वो बना सकते हैं नियम। लेकिन अगर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अगर कोई पद बनाने हैं तो उन्हें क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय से इन्हें पहले पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों सदनों का महासचिव का पद जो है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष होगा, यानी कि जो दोनों सदनों के महासचिव होंगे, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हो जो होंगे, तो वो कैबिनेट सचिव जो होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनके समकक्ष में माना जाता है। जबकि कैबिनेट वरीयता सूची अगर जो देखी जाए, वरीयता सूची में कैबिनेट सेक्रेटरी को 11वें स्थान पर है, लेकिन महासचिवों को जो है वो 23वें स्थान पर दिया गया है, देखिए, ठीक है। हालांकि माने दोनों बराबर जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन जो है 11वीं है, और जबकि यहाँ पर महासचिव जो हैं उनको 23वीं दी गई है, ठीक है। ये ज़रूरी है। लोकसभा राज्यसभा का सचिवालय नियम शर्तें 1955 का एक्ट है, इसके लिए नियम शर्तें 1957 में हुई है राज्यसभा के लिए, ठीक है। प्रशासनिक प्रमुख को लोकसभा महासचिव, इसका राज्यसभा में महासचिव कह देते हैं, कुछ खास नहीं है, देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब आप देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है क्या। पहले तो आपको विकेंद्रीकरण पता हो, फिर दूसरा लोकतांत्रिक, फिर आ जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, देखिए जो 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में पास हुए थे, उनको 30 साल पूरे हो गए हैं, तो इस ऐसे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे भी पंचायती राज वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये ग्राम पंचायतों से ज़रूरी था, ये नगर पालिकाओं से इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो 73rd में देखिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप यहाँ देख लीजिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके कुछ अनिवार्य प्रावधान थे और कुछ स्वैच्छिक थे। अनिवार्य क्या है कि जैसे ग्राम सभाओं का उन्हें गठन करना ही पड़ेगा, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाना ही पड़ेगा, प्रत्येक चुनाव करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शन के लिए कम से कम 21 साल की उम्र रखी जाएगी, और अध्यक्ष जो बनेगा इसका ग्राम सभा का, तो वो अप्रत्यक्ष उसका चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ब्लॉक लेवल पे जो कराते हैं तो सरपंच उसमें चुनाव करते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। SC ST को आरक्षण देना होगा, महिला आरक्षण देना होगा, ठीक है। और ये क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक क्लास दोनों, ये SFC, यार ये ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है। स्पेशल, ये ध्यान नहीं है कि देख लेना यार एक बार, वैकल्पिक मैं भूल रहा हूँ ये, ठीक है। ये इनका गठन इनको करना होगा। अब जैसे कि स्वैच्छिक प्रावधान क्या है, तो स्वैच्छिक प्रावधान आते हैं कि निकायों को MP और MLA को वोट का अधिकार, ठीक है। तो अब ये वोट देने का अधिकार रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये इनका स्वैच्छिक है, तो ये स्टेटमेंट बना सकता है UPSC। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखने की व्यवस्था का स्वैच्छिक प्रावधान है। पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय अधिकारों की बात करता है, स्वैच्छिक है। 11वीं अनुसूची के तहत कार्यों का हस्तांतरण है, वो भी स्वैच्छिक है, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। स्वैच्छिक में 4 आ जाते हैं। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो बात हो रही है, अब यहाँ देख लीजिए, ये हो जाता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1992 और 74th, तो यहाँ पर पंचायती राज संस्थानों को कैसा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इधर से शहरी जो सरकार, स्थानीय सरकारें बनी, उन्हें भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पर पंचायतों के लिए भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 कै बोलेंगे हिंदी में, तो ये जोड़ा गया उनके लिए, नगर पालिका जैसे शहरी स्थानीय निकाय सरकारों के लिए। और इनके लिए आर्टिकल शुरू होता है 243 से, पंचायतों के लिए 243O तक, और इनके लिए 243P से लेके ZG तक शुरू होता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची इनसे संबंधित है, 12वीं अनुसूची इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और इसके 18 कार्यात्मक विषय हैं, जबकि 29 कार्यात्मक विषय हैं ग्राम पंचायतों के। आप देख लीजिए गाँव में ज़्यादा काम है, इस वजह से 29 कार्य देख लो, और यहाँ पर शहर के 18 कार्यात्मक विषय हैं। अब इन विषयों को आप देख लेना, इसमें कृषि, खाद, बीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप एक बार देख लेना ये कौन कौन से विषय हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं PRIs, तो उनको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ या जो कदम उठा रखे हैं, वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वराज, सबका साथ सबकी योजना, सबका विकास, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ठीक है, और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, और एक स्वामित्व योजना, ठीक है।
ये कुछ समितिज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं पंचायती राज से संबंधित। कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे, ये इन्हीं के आधार पर किए गए थे। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। व्हाट हैपेंड यार, सॉरी। तो पंचायती राज समिति जो है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, C.H. हनुमंत एम राव वर्किंग ग्रुप और G.V.K. राव समिति आ जाती है, L.M. सिंघवी समिति और तुंगन समिति। ठीक है, तो ये समितियां देख लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा इन योजनाएं जो लिखी हुई हैं उनका देख लेना। जैसे कि मैंने स्वामित्व योजना के यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वामित्व योजना कहाँ है? पंचायती राज दिवस के आधार पर 24 अप्रैल 2021 से, यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस खुशी में इन्होंने शुरू की। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है और टेक्निकल एजेंसी जो है इसकी वो होगी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका क्या है कि संपत्ति के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्ड, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे यूपी में घरौनी कहा जाता है, उत्तराखंड में स्वामित्व विलेख कह दिया जाता है, महाराष्ट्र में सनद कहता है और हरियाणा में टाइटल डीड कह देते हैं। ठीक है, तो ये संपत्ति के जो एक तरह से जो कार्ड दिए जाएंगे उनके अलग अलग नाम है। पूछ सकता है घरौनी किससे संबंधित है, संपत्ति के कार्ड वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की बात करता है। तो अब वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, तो कहाँ पर इनके संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल 243H में कहा है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान प्रावधान कर सकता है अगर राज्य का विधानमंडल कानून पारित करे। तो देखो, राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून पारित करेगा तो राज्य की जो संचित निधि है वहाँ से वही पंचायतों को पैसा दे दिया जाएगा। यहाँ पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाने, एकत्र करने, आवंटित करने का अधिकार देखा जाएगा। आपको देखा होगा यूपी में कई जगह नगर पालिका की रसीदें कटती मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ही पंचायतों की अलग अलग कटती हैं। जैसे कि बुलंदशहर में कटती है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद कटवाई है वहाँ पर। तो वहाँ पे उनको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो 243I से यहाँ पर क्या, हर 5 सालों में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए। ठीक है, हर 5 सालों में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य होगा। देखिए, आर्टिकल 280 से निकल रहा, केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य होगा कि वह पंचायत राज संस्थानों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिशें करे। तो ये यहाँ पर मान लो स्टेटमेंट दे दे संसद से सिफारिश करे, तो संसद से नहीं, राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। ठीक है, और आज तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए कुछ स्रोत हैं। जैसे कर राजस्व लिया जाता है, गैर कर राजस्व में लिया जाएगा। जैसे बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर ले लिया जाता है सब। ठीक है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व ये पढ़ लेना। और केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग धन जो है आवंटन करते हैं, देख लेना। अभी जैसे करंट में कौन सा वित्त आयोग है, उसने कितने % की कहा है कि भाई इतना % स्टेट को जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ये देख लेना, कोई खास नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ये पढ़ लेना, कोई ज़रूरी, इतनी खास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्षमता निर्माण आयोग आपको देखना है। ठीक है, और शहरी स्थानीय निकायों को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कोई खास ज़रूरी नहीं है। देखो, क्षमता निर्माण आयोग ये आई गया आपका, मैं बता ही रहा था ऊपर। ठीक है, तो क्षमता निर्माण आयोग कहाँ, इसका गठन 2021 में किया गया था और यह पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्त है। देखिए, ये कार्यकारी और पूरी तरह से वित्तीय स्वायत्तता इसको प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी इसका प्रमुख मिशन कर्मयोगी का यह प्रमुख घटक है। ठीक है, और इसको आयोग की सहायता की जाती है किसे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसे सहायता देता है। उद्देश्य क्या है कि विश्वसनीय और समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना है। संरचना में इसका एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, यानी 1+2 की बात कर रहा है, जिसमें से एक सचिव होगा। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा जानने की जरूरत इतना नहीं है कि 1+2 ही जान लो। ठीक है, कार्य और जिम्मेदारियाँ ये आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि सरकारी विभागों, संगठनों, एजेंसियों द्वारा उचित समन्वय आधारित करना, सिविल सेवाओं की स्थिति पर
हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना और मानव संसाधनों का ऑडिट करना। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तीसरे स्तर के रूप में कब मान्यता दी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं कि 3 प्रकार के गठन की बात कर रहा है, 3 टाइप्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रकार के यूएलबी की, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इनकी जनसंख्या का आधार होता है कि न्यूनतम जनसंख्या का कोई वैसे संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे होता है कि इस शहर की जनसंख्या 10 लाख को क्रॉस कर रही है तो उसे नगर परिषद बना दो, 1 लाख को क्रॉस करिए तो नगर निगम बना दो। इस तरह के होते हैं। ठीक है, एक बार चाहो तो देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे क्षमता निर्माण के लिए क्या उपाय किए हैं। ठीक है, डिजिटल क्रांति लाना है, ये सब जगह चल रहा है। डिजिटल अवसंरचना तैयार करना है। 3 स्तंभ जैसे पीपल, प्रोग्रेस एंड प्लेटफॉर्म, यानी कि व्यक्ति, प्रक्रियाएं और प्लेटफॉर्म पर ध्यान देने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और देखनी है। अब ये काम मिशन को किससे संचालित किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, न्यूआ, इसको ये सौंपा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, अब एक चीज़ आपके लिए काम है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और 73rd के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ये आप पढ़ लेना। अब न्यूआ की स्थापना की बात है तो 1976 में किया गया था, अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार के लिए। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये भारत के नगर निगमों अन्य संबद्ध निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स ये पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में पूछ ले भाई। तो बहुत लंबा हो जाएगा यार आज, ये तो बहुत बाकी है। चलो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो आगे आ गया पैसा एक्ट की बात कर रहा है। तो पंचायतों का विस्तार किया गया, पंचायतों बंद अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की बात कर रहा है। तो ये पैसा एक्ट से जुड़े नियम हैं। अब इनको जल्दी से क्या, दिलीप सिंह भूरिया समिति के उद्देश्य सिफारिशों पर आया था, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैसा को पढ़ लेते हैं। इसमें जैसे कि मुख्य शक्तियाँ दी गई हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति दी गई है और संस्थाओं और कार्मिकों पर नियंत्रण की बात है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वनोपज, ये पूछता है यूपीएससी भाई, गौण वनोपज के स्वामित्व की शक्तियाँ भी इन्हें दी गई हैं। शराब की बिक्री उस क्षेत्र में और खपत और विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि उन पर विनियमित किया जा सकता है, प्रतिबंधित की जा सकती है शराब की बिक्री उस एरिया में। ठीक है, और जहाँ पर पैसा एक्ट लागू है। परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली और गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन के पट्टे, देखिए खनन के पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति भी इन्हें दी गई है। ठीक है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इनसे भाई, खनन करना है तो उसके लिए पट्टा लेना पड़ेगा इनसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में। ठीक है, 10 अनुसूची वाले राज्य आते हैं। तो अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक किया गया, तो यहाँ तक इनका विस्तार है, इन 10 राज्यों तक। जबकि अनुसूची 6 है, वहाँ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य आते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो वहाँ के लिए अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो 10 राज्य हैं यहाँ भी लिखे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, ये 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं। राज्यों में से 8 राज्यों में झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर ने अपने राज्य से संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के तहत अपने राज्य में पेशा नियमों को तैयार और अधिसूचित किया हुआ है। यानी कि अगर स्टेटमेंट पूछ ले कि पेशा सभी 10 राज्यों में लागू तैयार और अधिसूचित किया गया, नहीं, तो ये सिर्फ 8 राज्यों में, झारखंड और उड़ीसा में इसे अभी तक नहीं मान्यता दी गई है। तो पंचायती राज जो मंत्रालय के तहत एक नोडल मंत्रालय है, पेशा के जो संविधान के भीतर संविधान की बात करता है, पेशा अधिनियम को कहा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर कॉन्स्टिट्यूशन है एक। ठीक है, तो और परंपरागत रूप से परंपरा कानूनी ये इसको खास नहीं। हाँ, ये ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा होगी जिनके नाम पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में शामिल हैं। ठीक है, ग्राम सभा की भूमिका ये पढ़ लेना। विकास, सभी विकास कार्य होते, कोई लिखा, सभी विकास कार्य को मंजूरी देना, लाभार्थियों की पहचान करना, पत्र आदि जारी करना, ये सब इनके कार्य हो गए। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा में परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान, समुदायों, संसाधनों, विवाद निपटाने, रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण, परिरक्षण, बहुत सारे काम यार ये दिख रहे हैं। आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है कि न्यूनतम 50% होगा आरक्षण। ठीक है, जो सभी सत्रों पर पंचायत के अध्यक्षों के साथ उपबंधित होगा। ठीक है, किसके लिए आरक्षण होगा, अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के लिए आबादी के अनुपात में।
ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम सभा आप पढ़ लेना। ठीक है। तो जैसे कि और 6 शेड्यूल है। अब देखिए मैं कुछ बताता हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 2441 में कहता है 5th शेड्यूल आता है। 244 सब क्लॉज 2 में आ जाता है, क्लॉज 2 में आ जाता है 6 शेड्यूल। यहाँ पर 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में देखो पेशा एक्ट में क्या है, राष्ट्रपति घोषित करेगा। ठीक है। ये राज्यपाल को परामर्श देगा कि क्षेत्र को कम या ज़्यादा करो, सीमा में परिवर्तन करो। राष्ट्रपति राज्यपालों को राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है और केंद्र राज्यों को निर्देश केवल दे सकता है। केंद्र राज्यों को इन 10 राज्यों में इन क्षेत्रों से रिलेटेड सिर्फ निर्देश दे सकता है। ठीक है। और राज्यपाल संसद या विधानमंडल के कानून इन क्षेत्रों में पर लागू हैं या नहीं, संशोधन के साथ लागू हैं, तो राज्यपाल को ये शक्ति दी गई कि इन 10 क्षेत्रों में भाई कोई कानून अगर संसद ने बनाया है तो उस क्षेत्र पर वो लागू किया जाए, नहीं किया जाए, या संशोधन के साथ लागू किया जाए, तो वो शक्ति राज्यपाल की हो गई। लेकिन जैसे कि 10वें इसमें 5th शेड्यूल के लिए राष्ट्रपति तो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही 6 शेड्यूल के लिए राज्यपाल क्या करेंगे, जो स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित किया जा सकता है। सभी की स्वायत्त परिषदें होंगी जो राज्य के कार्यपालिका के प्राधिकार के बाहर नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राधिकार राज्य के बाहर नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल के जो कानून हैं इस पर लागू नहीं होंगे या फिर निश्चित संशोधनों के साथ लागू होंगे। ठीक है। स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं, अलग अलग परिषद दी गई हैं, देख लेना। चुनाव 20 सदस्य करते वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्वायत्त जिला परिषद है उसके सदस्यों की ये बात हो रही है। और 5वीं 6ठी अनुसूची के ये उपबंध मैंने आपको बता ही दिए हैं, देख लेना, थोड़ा स्क्रीन पे है अभी। ठीक है। और बहुत लंबा हो गया, बस अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई हैं। राज्यसभा में उपसभापतियों का पैनल बनाया जा रहा है, तो इसमें जो उपसभापतियों का पैनल पहली बार बन रहा है, ऐसा इसकी विशेषता होगी कि इसमें सभी सदस्य कौन, महिलाएं रखी जाएंगी। ठीक है। सभापति राज्यसभा के सांसदों में से उपसभापतियों के पैनल को सदस्यों को नामित करता है, पढ़ लेना भाई। उपसभापतियों में से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है, नामित कब करेगा, जब सभापति और उपसभापति अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आ गया कि देखो, अब सभापति या उपसभापति का अगर पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। अब यहाँ का उपसभापतियों का पैनल की बात कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट दे दे कि सभापति और उपसभापति पद रिक्त है, तो उस समय उपसभापतियों का पैनल है वह उसमें से कोई एक सदस्य अध्यक्षता कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, अध्यक्षता नहीं कर सकते। यानी कि, और दूसरा हो गया, एक ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है। ठीक है। और तो ये क्या राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और सभापति के समान शक्तियाँ होंगी, वही सब बातें कह रहा है। ठीक है। संसद सत्र क्या होता है, आर्टिकल 85 में दिया हुआ है, देखिए लिखा है कम से कम 2 बार सदन की बैठक का प्रावधान किया गया है। और संविधान में विशेष सत्र शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कहते कि भाई विशेष सत्र बुलाया जाए, नहीं। ठीक है। और विशेष सत्र कभी कभी सरकार बुलाती रहती है, परंपरा के हिसाब से, ये परंपरा है, देखो परंपरा के हिसाब से 3 सत्र चलाए जाते हैं। ठीक है। और संसद को अधिक सत्र बुलाने के या करने से कोई नहीं रोक सकता, बता दिया आपको। इसे अतिरिक्त सत्रों को विशेष सत्र कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है वो सत्रों की तारीख और अवधि निर्धारित करती है, कौन, मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है। राष्ट्रपति सत्र के लिए सांसदों को आमंत्रित करता है इसके बाद में। ठीक है। तो राष्ट्रपति की उन्मुक्ति की बात कह रहे हैं, तो आर्टिकल 299 कह रहा है सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है, सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है। और अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए उपबंध से संबंधित है। उसमें क्या गया, केवल राष्ट्रपति के नाम पर उपबंध होने का कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकते। देखो सरकार क्या कहती है, कई बार कुछ छूट राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, तो उनके आधार पर अब उनके नाम पर मोहर लगा के चला देती है, इस तरह से ये इसके बारे में ये कह रहे हैं। ठीक है। जैसे और आर्टिकल 361 कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति या कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है। जैसे कुछ कार्य की उन्होंने कोई कार्य किए हैं, कर्तव्य किए हैं, उनसे अदालती जांच की छूट दी गई है। अब इसका उपयोग सरकारें करने लगे, उसकी बातें कर रहा है ये। ठीक है। तो कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया है। राष्ट्रपति का आचरण की तभी समीक्षा की जा सकती है जब सदन का कोई अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर आरोपों के लिए जांच के लिए अदालत या अधिकरण या किसी अन्य निकाय को नामित करता है। तो ये थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और नियम 176 और 267 राज्यसभा के नियम है। तो 267 क्या कहता है कि
राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी के से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। और 176 कहता है किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी कोई विशेष मुद्दा है उस पर अल्पकालिक चर्चा दी जाती है, वो भी 2.5 घंटे से अधिक की ना हो। स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, बताया था मैंने ऊपर पढ़ लेना। निंदा प्रस्ताव, स्वस्थ प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यहीं आ गया। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, पर कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सदन के अध्यक्ष की सहमति से ही पेश किया जा सकता है। सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है। ठीक है, और इसे राज्यसभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं, वही है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव पर कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2.5 घंटे तक की स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? देखिए, अधीनस्थ विधान और प्रत्यायोजित विधान की बात कर रहे हैं। अधीनस्थ विधान जैसे क्या होता है कि विधायिका कानून बना देती है, विधायिका ने कानून बना दिया, वो हो गया अधीनस्थ विधान हो गया। और प्रत्यायोजित क्या, कार्यपालिका नियम बनाकर लागू करती है, जैसे कि इसकी मूल शक्ति विधायिका में ही दी गई है। ठीक है, तो अधीनस्थ विधान संबंधी जो है कि जैसे अधीनस्थ विधान संबंधी मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी से एक रिपोर्ट जारी करी है। विधायिका में अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून का अधीनस्थ विधान कहते हैं। देखो, विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, यानी कि देखिए अब ये क्या कह रहे थे, विधायिका ने कोई कानून बनाया, अब ये कानून बना, सपोज दैट मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी लॉजिकल लगे थोड़ा सा। सरकार ने कहा लोगों की सुरक्षा की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सारा कोई नियम बना रखा है, एक्ट बना दिया। अब इधर ये एक्ट बना दिया, अब इसको पालन करने के लिए कैसे होगा? अब मान लो लोग, सरकार ने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने क्या है, रेड लाइटें लगा दी। अब रेड लाइट का समय कितना होगा वो तय कर दिया भाई इन्होंने, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो वो तय कर दिया अधीनस्थ जो कर्मचारी है, यानी कि विधायिका के अधीनस्थ जो प्राधिकारी हैं वो अपने हिसाब से कुछ नियम बना देते हैं। जैसे कार्यपालिका नियम बनाकर लागू करती है, यानी कि कार्यपालिका कुछ नियम बनाकर इसे लागू कर सकती है। ठीक है, तो ये अधीनस्थ विधान कहे जाते हैं, यानी कि जो विधायिका ने कानून बनाया है उसके नीचे कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, उनको अधीनस्थ विधान कहते हैं। ठीक है, और अधीनस्थ विधान या कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा बहुत सारे नियम विनियमों से बनाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता। यानी कि यार मान लो कानून बना दिया इन्होंने, मोटे मोटे ऐसे हेडिंग्स बना दी, भाई ये कानून है, लेकिन अब इनको लागू करने के लिए जो कार्यपालिका होगी इनमें से सब हेडिंग्स निकालेगी, यार ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, तो इन्हें अधीनस्थ विधान कह देंगे। तो अब यही सब काम करेगी तो कार्यपालिका के पास उतना समय है नहीं। ठीक है, विशेषज्ञ या टेक्नोक्रेट कानून के ढांचे में रहते हुए अधीनस्थ विधान की मदद से जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, बस जैसे डेटा सुरक्षा के संबंधित कुछ मददगार ये सब हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, अब देखो राज्यसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 204 के तहत किया जाता है। सौंपे गए कार्य क्या है? नियम विनियम उपविधि योजनाएं आदि बनाने की शक्तियों को उपयोग उचित रूप से किया गया है अथवा नहीं। ठीक है, यह राज्यसभा को सूचित करता है। संसद की सुरक्षा में सेंध, भाई साहब इस बार देखा होगा कुछ संसद में वो येलो कलर के कुछ गैस के गोले से चला दिए थे उसमें। ठीक है, देखो ये लिखा पीला धुआं छोड़ने वाली गैस कैन फेंक दी थी। और इसमें क्या, गैर सदस्यों के प्रवेश और वापसी और निष्कासन का प्रावधान है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में। ठीक है, देखा था ना जो सामूहिक विशेषाधिकार है वहाँ पर ये दिए गए थे। ठीक है, यानी कि अगर सदन के किसी भी हिस्से में से गैर सदस्यों को सदन से निष्कासित करने का आदेश दे सकता है। और सांसदों की सुरक्षा की मंजूरी जरूरत पड़ती है। पता नहीं कहाँ, ध्यान नहीं है मुझे, शायद मैसूर की तरफ का कोई एमपी था जिससे वो बेचारा परमिशन लेके आए थे और सदन में ये किया था। सरपंच पति क्या होता है? आमतौर पर आपने देखा होगा, समझ जाइए, यानी कि गाँव में सीट आई है महिला की, ये महिला है, इन्होंने बेचारे के नाम पे, इनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया और अब जो इनके पति भाई साहब हैं ये इनके नाम से सरपंच बने घूम रहे हैं गांव में। ठीक है, यानी कि किसी पुरुष की महिला सरपंच होती है वास्तविक, और उसका पुरुष, उसका जो पति है वो कार्य करता है सरपंच पति की तरह। और आपके इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा वो जो पंचायत करके वेब सीरीज आई थी, तो पंचायत वेब सीरीज में जो आदमी वर्क करता है तो वो
सरपंच पति की हैसियत से काम करता है, जहाँ पर एक कलेक्टर आके उस समय उस जनगणमन के लिए महिला से सुनती भी है। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखने लायक वेब सीरीज है। ठीक है, तो वही बात है कि ये व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए, प्रधान पति या सरपंच पति वाली व्यवस्था। ठीक है, तो आर्टिकल ये आ गया, महिला आरक्षण की बात करता है 243D। ठीक है, यानी कि 1/3 कुल सीटों में, जो कुल पंचायत राज की संस्था में जो कुल सीटों का 1/3 और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद, ठीक है, संविधान के 9वें भाग में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, कई राज्य जैसे बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ने सदस्यों और सरपंच के स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के कानूनी प्रावधान किए हैं। ठीक है, भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 के अनुसार 31.8 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं थी। ठीक है, यानी देख रहे हो कि कितने, मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 46%, लगभग 14.5 लाख, ठीक है, आधा सही हो गया, महिलाएं थी। लेकिन इनके काम पर कौन करता है? सरपंच पति। हर जहाँ देखो पंचायत जाएगा तो सरपंच पति, यानी कि महिला के नाम पर तो सिर्फ बिल फाड़ा गया कि भाई तेरे नाम से इलेक्शन में लड़ लूँ, सिर्फ यही किया जाता, उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे। लास्ट बताया कि लास्ट न्यूज है, शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, तो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के स्वीकार कर लिया है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, देखो अब यहाँ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कैसा है? तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है ये कौन सा है? संवैधानिक है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको अलग अलग बॉडीज़ आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन वो संवैधानिक और गैर संवैधानिक, सॉरी। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए की श्रेणी में आरक्षण का अनुपात ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ लेना यार, कुछ खास है नहीं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ में, गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया था। अभी ट्रिपल टेस्ट पूछा जा सकता है आपसे, ट्रिपल टेस्ट क्या है? ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट की बात करता है कि स्थानीय आयोग पिछड़ेपन की प्रकृति, निहितार्थों को कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करेगा। भाई पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के प्रस्तावों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण अनुपात को निर्दिष्ट करना है और SC ST या OBC है जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो। ठीक है, तो ये है, पढ़ लेना यार थोड़ा बहुत खुद से भी मैंने। ठीक है, तो आज का कंप्लीट हो गया है। अभी देखते हैं, देखिए यार थोड़ा सा अगर इस बहाने आप 1 घंटे में कर लोगे ना, खुद से बैठ के नहीं हो पाता है कई बार। देखिए मैंने आज आपके कितने 17 से लेकर 28, यानी कि कितना महीने की 28 32, यानी कि यहाँ तक पेज में आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, जिसमें अभी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अविश्वास प्रस्ताव, कानून निर्माताओं के लिए संसदीय विशेषाधिकारों की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 105, 194 विधि निर्माताओं के निष्कासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची की बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में थी? 123 और 213 में। संसद के सचिवालय की बात है। ठीक है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा कब आई? 1952 में। ठीक है, इनके नाम भी परिवर्तित करे गए थे। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि क्या है? 3 लेयर्स, यानी कि 3 स्तरीय संरचना की बात कर रहे थे। ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। पंचायती राज संस्थान को वित्तीय स्थिति, यानी कि राज्य विधानमंडल कानून पारित करके संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से पैसा दे सकता है। फाइनेंस कमीशन भी इसमें, वित्त आयोग भी कुछ सिफारिशें देता है। आर्टिकल 280, यहाँ पे सब क्लॉज 2 होगा शायद। ठीक है, शहरी क्षमता निर्माण की बात कर रहे हैं शहरी स्थानीय निकायों में। और पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं, ये 10 राज्यों में लागू है। याद कर लेना भाई कौन कौन से राज्यों में है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं और राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं, तो उनके क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ आप देख ही चुके हैं। तो कल का बहुत छोटा रहेगा, तो केंद्र राज्य संबंध कल की वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।